हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा वेलकम टू एसजे इंस्टीट्यूट। तो बेटा, हमारा आज का जो लेक्चर है क्लास 11th, वो आज का लेक्चर कैसे हमारा होने वाला है, वो होने वाला है कॉन्सेप्चुअल। यानी कि आज हम आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसके सीखेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो बेटा देखो, ये है कॉन्सेप्ट, हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो हमारा काउंटिंग इक्वेशन है, आज की क्लास के बाद वो 90% ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा 100% ही ख़त्म करवा दूँ, बट वो लेक्चर की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो देखो आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से पहले मैंने आपको समझाया था कि एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्चा, ऐसा पैसा जो हमारी जेब से निकलता है और वापस हमारी पॉकेट में कभी नहीं आता, डेट इज़ एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस, जब हम एक्सपेंसेस पढ़ रहे थे तब हमने ये सीखा था कि एक्सपेंसेस जो होता है वो हमेशा ऑनर की जेब से जाता है। ऑनर की जेब को बिजनेस में क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो एक्सपेंसेस हमेशा किस में से माइनस होते थे? कैपिटल में से और कैश में से, यही करते थे हम। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस से पहले एक प्रीफिक्स का मतलब पहले एक वर्ड लग गया, डेट इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो हम खर्चा तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं की है। उसकी पेमेंट क्या है? ड्यू है। ड्यू मतलब बकाया है, देना है, दिया ही नहीं। ठीक है, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ से हमने काम करवा लिया, हमने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवा लिया 1 महीने का, और 1 महीने की सैलरी अभी तक दी नहीं। 1 महीने की सैलरी पेंडिंग है, यानी पेंडिंग मतलब ड्यू है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि बिजनेस कभी सैलरी ही ना दे? 1 महीने अगर काम करवा लिया तो ऐसा हो सकता है कभी सैलरी ना दे? भाई देने पड़ेगी। इस मंथ नहीं देगा, अगले मंथ देगा, अगले मंथ नहीं देगा, उसके अगले मंथ देगा, सैलरी तो देने पड़ेगी। मतलब बिजनेस का खर्चा तो होगा। तो जब तक सैलरी या फिर जब तक कोई भी एक्सपेंस पे नहीं किया जाता तब तक वो हमारे ऊपर क्या बन के रहता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी हमने पैसा देना है। और मैंने आपको ये सिखाया था कि बिजनेस ने जिसको भी पैसा देना होता है वो बिजनेस के लिए होती है लायबिलिटी। ठीक है ना, वो क्या होती है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा ड्यू है, मतलब खर्चे का पैसा अभी देना है, और बिजनेस ने जिसको भी पैसा देना है वो क्या होती है? लायबिलिटी। तो अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी भी उसका हो सकता है। जैसे लाइक एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है ना, लाइक रेंट पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कोई भी खर्चा जो आपने पे करना है वो आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये देखिए। पहला इफ़ेक्ट मैंने क्या कहा था कि एक्सपेंस है तो कैपिटल में से क्या होगा? ये माइनस। ठीक है ना, जो भी ये एक्सपेंस है, चाहे ये सैलरी है, चाहे ये रेंट है, चाहे कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, आज पे नहीं किया कल तो करना ही पड़ेगा और ऑनर को ही करना पड़ता है। इसलिए हमेशा एक्सपेंस चाहे कैश में पे करो चाहे मत करो, लेकिन खर्चा हो गया तो कैपिटल में से माइनस होगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, चाहे एक्सपेंस के आप अभी पैसे दो या मत दो, अगर आपने एक्सपेंस किया है तो ऑनर को आज नहीं तो कल उसको पे करना पड़ेगा। इसलिए वो पहले ही उसको अपने कैपिटल में से क्या कर देता है? लेस। ठीक है, ये बात, ये एक रूल है अकाउंट्स का। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट है इसका कि ये जो है बढ़ाता है हमारी लायबिलिटी को। किसको बढ़ाता है बेटा? लायबिलिटी को। तो लायबिलिटी में किस नाम से आता है ये? लायबिलिटी को बढ़ाता है मतलब प्लस करता है ये। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, या आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या जो भी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी को हमारी क्या करता है? इंक्रीज। ठीक है, ये बहुत जो आज का हमारा ये टॉपिक हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जो टेस्ट होगा, उसमें ये वाला पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे। तो बेटा देखो नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ऊपर अभी हम एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ते आ रहे थे लेकिन हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब भी हम एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की जगह बस प्रीफिक्स जो है वो चेंज हो गया। प्रीफिक्स मतलब जो इससे पहले आता है। तो एक्सपेंसेस से पहले का नाम जो है वो चेंज हो गया, वो आ गया प्री पेड। इसके नाम से देखो, प्री यानी पहले, पेड मतलब पे किया गया, यानी पहले पे किया गया, यानी पहले पे
किए जाने वाले खर्चे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ बिजनेस जो होता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी करता है जिनका पैसा वो पहले ही पे कर देता है। मतलब अभी सर्विस नहीं ली, अभी हमने कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि फ्यूचर में ये खर्चा हो सकता है, तो उसका पैसा हम पहले ही एडवांस में दे देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आपके जो मोबाइल जो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो ज़्यादातर प्रीपेड होता है लोगों का, है ना। तो प्री पेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप रिचार्ज करवाते हो पहले आप अमाउंट पे करते हो। 100 का रिचार्ज करवाना है, 200 का रिचार्ज करवाना है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड। जैसे आप मान लो आप रिचार्ज की शॉप पर गए, आप भैया को क्या बोलते हो कि भैया 500 का रिचार्ज कर दो, तो पहले उसे 500 रुपीज़ देते हो, फिर वो आपको अपना मोबाइल फ़ोन देते कहते हैं नंबर डाल दो, है ना। फिर आप अपना नंबर डालते हो, आपका रिचार्ज हो जाता है। तो पहले आपने पे किया, उसके बाद आपको क्या हुआ, आपका रिचार्ज हुआ, डेट इज़ प्री पेड, है ना। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में होता क्या है, एक बात बताओ, आपने भैया को दिए पैसे, उन्होंने आपका नंबर डलवा लिया, उन्होंने कहा ठीक है आप घर जाइए, रिचार्ज हो जाएगा 5 मिनट में। आप घर गए 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, आपका रिचार्ज नहीं हुआ। आप दोबारा आप कहाँ जाओगे, शॉप पर जाओगे, भैया से क्या कहोगे, भैया आपने तो रिचार्ज बोला था हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। तो भैया वहाँ से जवाब देते हैं मैडम आज ना, या फिर बॉस आज ना सर्विस जो है वो डाउन चल रही है, तो आज आपका रिचार्ज नहीं हो पाएगा। क्या करोगे, भैया को क्या बोलोगे, भैया हम कल परसों तक का वेट करेंगे? नहीं ना, आप भैया से बोलोगे भैया पैसे दे दो, क्योंकि अभी तक तो हमने सर्विस तो आपकी ली नहीं, तो हमारे पैसे कर दो वापस, हम किसी और दुकान से करवा लेते हैं, है ना। ये कर सकते हो ना, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये ऐसे खर्चे होते हैं कि अभी हम सर्विसेज लेते नहीं हैं, पैसे पहले ही दे देते हैं, और अगर वहाँ से हमें सर्विस नहीं मिलती तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पैसों को वापस ले सकते हैं। दैट इज़ प्री पेड एक्सपेंसेस। तो बात यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की हो रही है तो पहला इफेक्ट तो इस पे पड़ेगा ही पड़ेगा, कैपिटल पे, ठीक है। और कैपिटल में से ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं लेस, है ना। यही सिखाया था मैंने, है ना, एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे अब देखो, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैपिटल में से एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे। कुछ बच्चे इसी के दम पे चल रहे थे, सर अभी तो आपने बोला था कि एक्सपेंसेस माइनस होते हैं कैपिटल में से। मैंने कहा था एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जिसमें आप सर्विसेज ले चुके हो। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस में अभी सर्विस ली कहाँ, आपने भैया को अभी 500 रुपीज़ दिए हैं, आपका भी रिचार्ज हुआ कहाँ है ना। तो जो सर्विस आप यूज़ कर चुके हो आप उसी को कैपिटल में से माइनस करोगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे और कंफ्यूज हुए, उनके माइंड में अलग अलग सवाल से आने लगे। उन्होंने कहा सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होगा और कौन सा नहीं, है ना। खाली प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कैपिटल में से माइनस नहीं होता। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक्सपेंस प्रीपेड है या फिर आउटस्टैंडिंग है या फिर नॉर्मल एक्सपेंस है? बेवकूफ़ों, लिखा हुआ आएगा ना प्रीपेड, ठीक है। प्रीपेड लिखा हुआ आएगा तो कभी भी कैपिटल में से माइनस मत करना, क्योंकि कैपिटल में से वही एक्सपेंस माइनस होता है जिसमें हम सर्विस ले चुके हों, यानी खर्चा कर चुके हों, खर्चा हो गया। प्रीपेड में खर्चा नहीं हुआ, इसलिए हमें लॉस भी नहीं हुआ, इसलिए हमने कैपिटल में से उसे माइनस नहीं करना। सर अब पका रहे हो, अब आगे बताओ जल्दी से, शट अप गधों, यहाँ ध्यान दो। तो इसको कैपिटल में से माइनस नहीं करना, तो इसको क्या करेंगे, इसका सीधा इफेक्ट देखो, अब तुम हिलने वाले हो जो मैं बोल लिखने वाला हूँ यहाँ पे, इसका इफेक्ट पड़ेगा सीधा जाके हमारी एसेट्स पे। कुछ बच्चों की तो आंखें ही बाहर आ गई। सीधी सी बात है, एसेट्स पे क्यों इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने एसेट्स होती क्या है, मैंने आपको एसेट्स का बड़ा छोटा सा तरीका बताया था कि बेटा जिस चीज़ से भी हमें पैसा मिलना हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, सॉरी एसेट। जिस चीज़ से भी हमें पैसा मिलना हो उसे क्या बोलते हैं, एसेट। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि अगर तुम्हारा काम नहीं होता, तुम्हारा रिचार्ज नहीं हुआ, तो तुमने भैया से पैसे वापस लिए ना, पैसे ले लिए ना, क्योंकि सर्विस तो ली नहीं। और जिस चीज़ से भी हमें पैसा मिलना होता है वो होती है हमारी एसेट। तो इसलिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी एसेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि पैसा मिलने की, वापस मिलने की संभावना हो जाती है ज़्यादा, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट,
दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एसेट में तो ठीक है हमने प्लस कर दिया, एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम बनता है। दूसरा इफेक्ट इसका एसेट में ही होगा और एसेट्स में से ये माइनस हो जाएगा। किस नाम से माइनस हो जाएगा, मतलब किस में से माइनस हो जाएगा, कैश में से। सर ऐसा क्यों? पहले बात तो तुम्हें ये समझना है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, ये क्लियर है, क्योंकि इससे पैसा मिलना होता है, मिल सकता है फ्यूचर में अगर हमने सर्विस नहीं ली तो प्रीपेड एसेट का एक कॉलम बनेगा एसेट्स में, ठीक है, और वहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब इसका अमाउंट लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट, आपने प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले पे कर देना। आपने क्या पे किया पहले, खुद सोचो क्या पे किया होगा पहले, आपने पहले पे किया होगा कैश। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये कैश में से क्या हो जाती हैं, माइनस। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके दो इफेक्ट। कैपिटल में कभी भी प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, ठीक है, बाकी हो जाते हैं प्रीपेड को छोड़ के, ठीक है, इसका लॉजिक भी मैंने समझा दिया। अब नीचे देखिए ज़रा, एक्रूड इनकम। अब एक्सपेंसेस की बात हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब हम बात करेंगे इनकम की, ठीक है। इनकम, पहला वर्ड क्या लिखा है, एक्रूड इनकम। इससे पहले हम क्या सीखेंगे कि इनकम क्या होता है, इनकम किसको कहते हैं। इनकम ऐसा पैसा, मैंने बहुत इजी सा समझाया था कि ऐसा पैसा एक बार आपकी जेब में आ गया दोबारा वापस किसी को नहीं करना है ना, तो वो आपकी इनकम है। एक्सपेंस का बिल्कुल अपोजिट। तो इनकम के आगे वर्ड क्या लगा दिया इन्होंने, एक्रूड। जब हम पहले नॉर्मली इनकम का ट्रीटमेंट करते थे तो इनकम हमारे प्रॉफिट की तरह होती है, तो इसको हम कैपिटल में प्लस कर देते थे, है ना, कैपिटल में प्लस होती थी ये, है ना, और इनकम अगर कैश में मिली है तो कैश में प्लस हो जाती थी। ये इनकम का ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इनकम के आगे एक वर्ड लिख दिया, एक्रूड। एक्रूड के अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है इनकम अर्नड, पैसा आप कमा चुके हैं बट नॉट रिसीव्ड। अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, आपने रिसीव नहीं किया, आप इनकम अर्न कर चुके हो लेकिन आपने पैसा वो मनी फॉर्म में उसे रिसीव नहीं किया, मतलब आपने सामने वाले को उधार दे रखा है कि आप ले लेंगे पैसा। इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ठीक है। कहते हैं जब खुद पे बीतती है ना तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो मैंने अपना काम कर दिया लेकिन कुछ बच्चों की फ़ीस अभी तक नहीं आई है, नालायक को फ़ीस दे दो मेरी। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने अपनी सर्विस दे दी आपको, मैंने इनकम को अर्न कर लिया, मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन अभी तक मुझे कैश में नहीं मिली। इट मीन्स बट नॉट रिसीव्ड, वो मेरे लिए एक ड्यू हो गई। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का एक और नाम होता है एक्रूड। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब, एक्रूड इनकम का मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, वन ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पे इनकम मेरी ड्यू है, मुझे पैसा मैंने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, डेट इज़ एक्रूड इनकम। सर तो फिर एक्रूड क्यों लिखा है, आउटस्टैंडिंग ही लिख दो, है ना। बेटा देखो 11th क्लास में इन्होंने ऐसे किया है, आउटस्टैंडिंग वर्ड जो यूज़ किया गया है वो किया गया है एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, एक्सपेंसेस के लिए, और एक्रूड वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, इनकम के लिए, ठीक है बेटा। तो ये याद रखेंगे और मतलब दोनों का सेम होता है। तो इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुई ना, यानी कि पैसा आपको मिलेगा ना, फ्यूचर में मिलेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ एक्रूड इनकम से फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा ना, मुझे मेरी फीस मिलेगी ना, तो वैसे ही इनकम मुझे फ्यूचर में मिलेगी। और मैंने क्या कहा था, जिस चीज़ से भी मुझे पैसा मिलना हो वो मेरे लिए क्या होती है, एसेट। तो यहाँ पे एक्रूड, ये जो मेरी एक्रूड इनकम है, अब इनकम तो कुछ भी हो सकती है ना, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी आ जाए, जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मेरी इनकम है ना। तो एक्रूड इनकम जो है वो किसको बढ़ाती है, मेरी एसेट्स को। तो एसेट में इसका एक कॉलम बना देंगे एक्रूड इनकम के नाम से। अब इनकम का नाम लिखना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सर हमें कैसे पता पड़ेगा, सीधी सी बात है, लिखा होगा वहाँ पे एक्रूड इनकम, ये वाली लैंग्वेज लिखी होगी, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। आपको ऐसा कभी भी कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको कोई हिंट ही ना दे रखा हो, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे बनेगा जब तक हिंट नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन। सेकेंड हिंट आपको गिवन होगा और बिना हिंट के क्वेश्चन नहीं आता। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए, एक्रूड एसेट में तो चला गया, तो दूसरा इफेक्ट भैया इनकम। इनकम, एक बात बताओ, इनकम क्या यहाँ पे अर्न हो चुकी है या नहीं हुई, सर हो गई है, बस पैसे नहीं मिले। इनकम अर्न हो गई है ना, मतलब आप पैसा कमा चुके हो ना, प्रॉफिट हो चुका है ना। तो अगर प्रॉफिट हो चुका है तो अगर वो प्रॉफिट आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों मिल जाएगा भाई, मिलेगा तो
तो मिलेगा, इसलिए प्रॉफिट यानी इनकम जो है वो सीधा कहाँ जाती है, कैपिटल में, और कैपिटल में सीधा क्या होती है, ऐड। ठीक है बेटा, एक्रूड इनकम हमेशा कैपिटल में ऐड होती है। ये हैं इसके डबल इफेक्ट्स। तो बेटा अब नेक्स्ट देखो, एक्रूड इनकम के बाद किसका नाम आता है, एडवांस इनकम। एडवांस वही अभी हमने एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड पढ़ा था, और अब इनकम के लिए क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस। ठीक है, एडवांस इनकम का नाम यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर हम इसको एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक कमाई नहीं है और उसका पैसा आप पहले ही ऑलरेडी एडवांस में ले चुके हो। अभी तक आपने इनकम को कमाया नहीं, पैसा एडवांस में ले लिया। जैसे खुद पर बीतते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आती है। ज़रा दोबारा एग्जांपल लेते हैं एक बढ़िया सा। जैसे मान लो कुछ बच्चे मेरे से 11th में पढ़े, ठीक है, उनको बहुत ही मज़ा आया, ठीक है, अब 11th में वो पढ़े 11th का एंड आने लगा तो 12th के रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए मैंने कोचिंग के। तो उन्होंने कहा सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, आप 12th की ना हमसे सारी फीस ले लो। पूरे साल की फीस दे दी। अभी 12th को आने में 2 महीने बचे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही 12th की फीस दे दी, वो भी सारी, है ना। 12th की फीस मुझे क्यों दी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना और फीस मेरे लिए मेरी है इनकम। अभी मैंने उनको 12th पढ़ाना शुरू नहीं किया है, वो मुझे पहले ही मेरी फीस दे चुके हैं, यानी कि मेरी इनकम को पहले ही दे दिया, डेट इज़ माई एडवांस इनकम। मैंने उनसे इनकम अपनी एडवांस में ले ली। अब एक बात बताओ, एडवांस में अगर इनकम ले ली होगी तो एडवांस में उन्होंने इनकम किस फॉर्म में दी होगी, कैश के फॉर्म में दी होगी, मुझे पैसा दिया होगा या चेक दिया होगा, है ना। तो एडवांस में मुझे इनकम मेरी मिल गई, मेरे पास पैसा तो आ गया। अब एक बात बताओ, 12th में होता क्या है, ठीक है, 12th में एक महामारी फैल जाती है, वायरस की, हम कोई लाइव लेक्चर दे नहीं पा रहे, उन्हें कहीं से पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो अब मैंने ये ऐलान किया कि मैं 12th नहीं पढ़ा रहा। मैंने बोल दिया, सबको नोटिस डाल दिया कि इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो अब हम 12th नहीं पढ़ा रहे। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर आप कितने अच्छे हो, मत पढ़ाओ। वो कहेंगे सर कोई बात नहीं, आप मत पढ़ाओ, लेकिन आपने जो हमसे एडवांस में फ़ीस ले रखी है ना सर, वो वापस कर दो, फिर आप मत पढ़ाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं और पढ़ लेंगे, है ना। तो सीधी सी बात, देखो कितने ख़राब बच्चे हैं, फ़ीस ले ली वापस, फोर्स नहीं किया पढ़ा लो। तो सीधी सी बात है कि एडवांस इनकम अगर हम देखें तो पहली बात तो हमारी एसेट पे इफेक्ट डालती है एडवांस इनकम। एसेट को बढ़ाती है किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, है ना, एसेट को बढ़ा दिया। दूसरा इफेक्ट कि भैया अगर मैंने किसी से एडवांस में इनकम ली है तो जब तक मैं उसको सर्विस नहीं देता तब तक वो पैसा मेरा नहीं है, ये इनकम मेरी नहीं है जब तक मैं सर्विस नहीं देता। इनकम तो तभी मानी जाएगी जब मैं सर्विस दे दूंगा। अभी तो मेरे लिए क्या मानी जा रही है, अभी तो एक लायबिलिटी मानी जा रही है। सर लायबिलिटी क्यों, मैंने क्या कहा कि मैंने जैसे ही पढ़ाने से मना किया मेरी फ़ीस मांगने लग गए वापस, सर फीस दे दो मुझे वापस। तो अगर मैंने पैसा किसी का लौटाना ही है और अगर बिजनेस ने किसी का पैसा लौटाना ही है तो उसके लिए वो क्या होता है, उधार। उधारी तो हुआ। सोच के देखो, एडवांस अगर आप किसी को दे रहे हो या आप एडवांस किसी से ले रहे हो, अगर आप किसी से एडवांस लेते हो तो आपके लिए उधारी तो है जब तक आप उसका काम नहीं करते, है ना। तो मेरे लिए एडवांस इनकम यानी मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए एडवांस इनकम क्या होता है, एक लायबिलिटी। तो इसलिए एडवांस इनकम जो है वो लायबिलिटी को बढ़ाती है, लायबिलिटी होती है प्लस, ठीक है। और किस नाम से, सेम वही एक कॉलम बनता है लायबिलिटी में एडवांस इनकम का। अब एडवांस इनकम कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कमीशन इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा इनकम। अब हमने एक्सपेंस भी पढ़ लिया है, इनकम के भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, एक्सपेंसेस के पढ़ लिए हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आइए नीचे, तो बेटा नेक्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिशिएबल। ये डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स, ये आपको अभी एक चैप्टर ही है पूरा, डेप्रिसिएशन एक पूरा एक चैप्टर है, तो इसके बारे में आपको वहाँ पे समझाया जाएगा कि ये डेप्रिशिएबल वर्ड मैंने क्यों लिखा है। अभी आपको इससे कोई ऐसा इतना मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या और ये फिक्स एसेट क्या होता है, भैया फिक्स एसेट तो याद है या फिर दिमाग की बत्ती अभी भी गुल हो गई। बेटा फिक्स एसेट बताया था ना मैंने, एक दो तो भाग ही गए मुझे लग रहा है लेक्चर छोड़ के कि फिक्स एसेट का नाम आ गया, अब तो हम डर गए। बेटा सुनो, फिक्स एसेट का मतलब क्या था, जो एसेट बिजनेस खरीदने के पर्पस से नहीं खरीदता, बेचने के पर्पस से नहीं खरीदता,
बस उससे अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा लेता है ना। और जो 1 साल से ज़्यादा चलती है वो हमारी फिक्स्ड एसेट है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो यहाँ पे उनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा घिसावट। सर क्या बोल रहे हो, घिसावट? सर फिर से, अरे उनकी वैल्यू यूज़ जब हम जब उनकी वैल्यू यूज़ करते हैं तो वो डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखो तो आपके पास अपने व्हीकल्स हैं, स्कूटी है, बाइक है। जब आपने नई नई बाइक ख़रीदी थी तो वो राउंड अबाउट 60,000 70,000 की थी, 1 लाख की थी। क्या आपने 6 महीने उसको जब चला लिया तो क्या आज भी जब उसे मार्केट में बेचने जाओगे तो वो 1 लाख में बिक जाएगी? नहीं बिकेगी ना। वो बिकेगी मान लो 6 महीने बाद 70,000 की, या फिर 60,000 की, या 80,000 की, मतलब 1 लाख में तो फॉर श्योर नहीं बिकेगी, ये आपको भी पता है। अब मुझे कोई बताएगा कि 1 लाख की एसेट 6 महीने बाद ही वो मार्केट में बिक रही है 60,000 की, 70,000 की, उसका वो 30,000 जो कम हुए, मान लो 70,000 की बिक रही है, तो 30,000 जो कम हुए वो कहाँ गए? किसी को दिया आपने? नहीं दिए ना। बस आपने उसको यूज़ किया, वो यूसेज का प्राइस था 30,000, है ना। तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ऐसी एसेट जिनकी वैल्यू यूज़ करने पे कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, पक्का डेप्रिसिएशन समझ आया? ऐसी एसेट, ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिनकी वैल्यू यूज़ करने पे कम हो जाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो कम वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर पे लग सकता है, बिल्डिंग पे लग सकता है। ऑब्वियस ही बात है, बिल्डिंग क्या आज बनाओगे, बिल्डिंग की लाइफ गवर्नमेंट ने भी 99 ईयर्स की ही बताई है। 99 ईयर्स तक जो आपका बिल्डिंग, अगर अच्छा मटेरियल आपने यूज़ किया है, अगर बहुत अच्छा मटेरियल आप यूज़ करते हो, तो 99 ईयर्स तक आपकी बिल्डिंग वैलिड है। उसके बाद गवर्नमेंट भी उसको बोलती है कि भैया इसे तोड़ो और गिराओ, नहीं बनाओ, अदरवाइज़ वो अपने आप ही गिर जाएगी, है ना। पुराने घर होते हैं ना लोगों के, अपने आप ही टूटते रहते हैं। तो यानी कि बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, फर्नीचर की भी लाइफ होती है, व्हीकल की भी लाइफ होती है, ठीक है, इन सारी एसेट्स की लाइफ है। लेकिन एक बात बताओ, लैंड जो है वो हमारी फिक्स एसेट है। क्या लैंड की लाइफ कभी कम होती है या ज़्यादा होती है? तो बच्चों का जवाब आया हाँ सर, होती है ना। मेरे पास एक लैंड था, वो पापा ने 1 करोड़ का ख़रीदा था, मार्केट में बेचा 2 करोड़ का बिका। अरे भाई वो तो उसका प्राइस बढ़ा ना, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, आपके पास एक प्लॉट था 100 गज का, 100 गज का एक प्लॉट था आपके पास, क्या उसमें अगर आप पानी डालते रहोगे तो वो 200 गज का हो जाएगा? नहीं ना, पेड़ पौधे उग जाएंगे, है ना। क्या 100 गज का प्लॉट है, अगर आप उसकी खुदाई करना चालू कर दोगे तो क्या 50 गज का हो जाएगा? नहीं ना, उतना ही रहेगा ना। लैंड जितना है उतना ही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। मतलब लैंड एक फिक्स एसेट तो है, लेकिन वो डेप्रिशिएबल नहीं है। इसका अगर मतलब समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज इसका मतलब का कुछ करना धरना नहीं है। मैं बस ये बता रहा था कि डेप्रिशिएबल का मतलब क्या होता है। ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू यूज़ करने पे कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स, और जब वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, इन सब की वैल्यू यूज़ करने पे कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस इतना ही समझना है। तो अब इसका इफेक्ट देखिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, डेप्रिसिएशन आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? समझाओ। आप ऑनर हो, ठीक है, आपने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी थी 5 करोड़ की, ठीक है। अब वो बिल्डिंग को हो गए हैं, मान लो आपने उसको अभी मार्केट में बेचना नहीं, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं उस लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्डिंग आपने 5 करोड़ की बनाई थी, 20 साल हो गए बिल्डिंग को बनाए हुए। क्या 20 साल बाद जो अंदर का मटेरियल, जो सीमेंट, जो ब्रिक, जो आपने उसके अंदर जो लोहा वगैरह, जो सरिया वगैरह यूज़ किया था, वो मटेरियल क्या आज भी 5 करोड़ का ही होगा? क्या उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन, मतलब उनकी वैल्यू नहीं गिरी होगी? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल गिरी होगी। तो यानी कि वो मटेरियल जो हमने 5 करोड़ में बिल्डिंग को खड़ा किया था, आज वो मटेरियल 5 करोड़ का नहीं है, वो डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ यूसेज। उसको हमने यूज़ किया है ना। तो यूज़ करना अब बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा?
तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अब तो लॉस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो बिजनेस के लिए एक लॉस होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है। इसलिए डेप्रिसिएशन को हमेशा सबसे पहले तो हम लेस करते हैं कैपिटल में से, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस ऑनर को ही बियर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट किस पे लग रहा है? ये लग रहा है फिक्स एसेट्स पे। तो फिक्स एसेट मान लो फर्नीचर था 1 लाख का, 1 लाख के ऊपर फर्नीचर के ऊपर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या अभी भी वो 1 लाख का है? नहीं सर, 1 लाख में से पहले डेप्रिसिएशन उस पर हो गया 10,000 का माइनस, तो अब उसकी वैल्यू कितनी है? 90,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन की वजह से फर्नीचर यानी एसेट की वैल्यू हो गई कम। तो इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा, ये डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारी एसेट्स को कर देता है कम, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, हम उस एसेट में से डेप्रिसिएशन को हमेशा क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है बेटा? डेप्रिसिएशन एसेट में से भी माइनस होता है। कौन सी एसेट में से? जिस पे वो चार्ज हो रहा है, जिस पे वो लग रहा है। और कैपिटल में से भी माइनस होता है। बेटा देखो नेक्स्ट क्या है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। अब बैंक से लोन क्यों लिया होगा? क्योंकि बिजनेस को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उसको पूरा करने के लिए उसने लोन ले लिया। अब लोन तो ले लिया, इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा? लोन का पैसा सीधा हमारे पास आया होगा, तो सीधी सी बात है हमारा बढ़ा होगा कैश। कैश मतलब हमारी क्या बढ़ी होगी? एसेट, क्योंकि लोन पैसों में ही मिलेगा। दूसरा इफेक्ट, लोन लेना मतलब क्या हो गया हमारे लिए? एक लायबिलिटी, हमने उधार लिया है, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है? प्लस, ठीक है। किस नाम से? लोन। कौन सा लोन? बैंक लोन। तो ये इसका डबल इफेक्ट हुआ। अब नीचे देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड बाय चेक। ये एक मैं नई टर्म यूज कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कहीं यूज किया नहीं है इसको, बट ये आगे क्वेश्चंस में काफी यूज होने वाली है। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर अब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि लोन फ्री में तो मिलता नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कह रहा है जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो चेक से दे रहे हैं। तो अब जहां पर बहुत ध्यान से सुनना बेटा, चेक क्यों देते हैं किसी को? वो पैसा कहाँ होता है? जब हम किसी को चेक देते हैं तो वो पैसा कहाँ से डिडक्ट होता है? वो डिडक्ट होता है बैंक से, ठीक है। तो जहां हमारे लिए हमारा बैंक और हमारा कैश वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। बैंक के अंदर भी हमारा कैश होता है और कैश तो ऑब्वियसली कैश ही होता है। तो बैंक अगर चेक, जहां पे चेक का आ जाए ना, वहां पे चेक जहां पे आ जाता है वहां पे हम यूज करते हैं बैंक। जहां पे आ जाता है चेक वहां पे क्या यूज होता है? बैंक। बैंक और कैश में कोई भी डिफरेंस नहीं मानते बिजनेस में, ठीक है। बैंक और कैश एक ही बात होता है। फिर सुन लो, बैंक और कैश एक ही जैसे होते हैं, दोनों ही हमारे लिए क्या है? एसेट। क्लियर है? अब हमने इंटरेस्ट दिया है बैंक लोन पर, और वो भी उसकी पेमेंट हमने की है चेक से। तो भैया पहले तो इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट देना एक एक्सपेंस है, ये तो पता पड़ेगा ना, खर्चा हो रहा है ना हमारा। खर्चा यानी कि लॉस, लॉस यानी कि कैपिटल में से वो क्या हो जाएगा? माइनस। किस? वही नाम, वही नाम क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, पैसा इस बार कैश में से कम नहीं होगा, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं। तो चेक जो है, ठीक है, हमारी एसेट को कम करता है, एसेट्स हमारी कम होती है, लेकिन एसेट कौन सी वाली एसेट कम होगी इस बार? बैंक। कैश कम मत कर देना, क्योंकि जहां पे चेक आता है वहां पे कैश की जगह क्या आएगा? बैंक। क्योंकि चेक से जो पैसा कटता है वो हमेशा कहां से कटता है? बैंक से। तो बैंक को भी हम क्या मानते हैं? अपनी एक एसेट। क्लियर है? तो बेटा देखो, यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हम चेक से पढ़ते हैं, ठीक है। रटने वाली कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे चेक आता है वहाँ पे बैंक आता है, क्योंकि इसलिए बैंक आता है वहाँ पे क्योंकि चेक की पेमेंट जो होती है वो बैंक से होती है, जो पैसा कटता है वो बैंक से कटता है। तो इसलिए उन्होंने कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं किया, बस चेक की जो पहचान है वो बैंक से होती है। आप कभी भी चेक माइनस नहीं कर सकते, आप वहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि चेक माइनस हो गया। आपको चेक की जगह क्या लिखना पड़ेगा? बैंक माइनस हो गया। या फिर अगर कोई पेमेंट आपको मिली है चेक से तो बैंक प्लस हो गया, ना कि चेक प्लस हो गया। चेक का कोई भी अकाउंट नहीं होता,
चेक का अकाउंट की जगह क्या आ जाता है? बैंक। ठीक है बेटा, तो हम हमेशा चेक की ट्रीटमेंट किससे करते हैं? बैंक से। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपये के, और जो पेमेंट हमने की है वो किससे की है? चेक से। 50,000 रुपये हमने चेक से दिया, चेक मतलब बैंक से। तो यहाँ पे अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, वो तो आपको पता ही है, गुड्स परचेज करना हमारे लिए एक स्टॉक होता है, स्टॉक बढ़ जाता है यानी कि हमारी एसेट बढ़ जाती है। दूसरा इफेक्ट, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का नाम आएगा, बैंक हमारा माइनस हो जाएगा, और बैंक भी हमारे लिए क्या होता है? एक एसेट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बैंक का कॉलम बनाना पड़ेगा इसका मतलब? हाँ बेटा, ये बैंक चेक का अमाउंट तभी आएगा जब बैंक का कॉलम बना होगा। ठीक है, तो अदरवाइज बैंक का कॉलम नहीं आएगा और क्वेश्चन में चेक भी नहीं आएगा। पहले आपसे बैंक में पैसे रखवाएगा तभी वो पैसे बैंक में से डिडक्ट होंगे, अदरवाइज कभी भी बैंक नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे देखो, कह रहे ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब दोबारा चेक आ गया, चेक का मतलब बैंक। तो ओल्ड मशीनरी हमने बेची, भैया मशीनरी बेच रहे हैं, मशीनरी क्या होती है हमारी? एसेट, फिक्स एसेट। अब एसेट हमारी हो रही है कम, क्योंकि हम क्या बेच रहे हैं? अपनी एक मशीनरी। तो मशीनरी के कॉलम में से तो ये माइनस हो जाएगा। और जो आपको पेमेंट मिल रही है 1 लाख की, वो किससे मिल रही है? चेक से। तो चेक हमारा मतलब बैंक। तो बैंक हमारा क्या हो गया? प्लस, क्योंकि 1 लाख रुपए आ रहे हैं मशीन को बेचने पर, तो हमारी एसेट भी जो है वो प्लस हो जाती है। दूसरा इफेक्ट, सोल्ड गुड्स टू रायन एंड रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल। मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल सिखाया था, याद है? जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल दोनों बताया था। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से समझना, हमने रायन को गुड्स बेचे, ठीक है, और हमने उससे बिल रिसीव किया है, पैसे नहीं। सर ये होता क्या है बिल रिसीवेबल? बहुत ध्यान से सुनो। रायन मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि उसको गुड्स बेचने, मैं उसको गुड्स खरीदने हैं मुझसे, रायन को, यानी मुझे बेचने हैं। तो रायन ने कहा लेकिन मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा बॉस, मैं आपको पैसे दूंगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक है, उसने मुझसे टाइम पीरियड ले लिया। मैंने कहा यार 3 महीने बाद पैसे तो दे दे, बट उसका एविडेंस क्या होगा, है ना? उसका कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए कि मुझसे 3 महीने का उधार मांग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रायन को गुड्स बेचने से पहले एक बिल बनाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैं रायन को उधार गुड्स देने से पहले मैं एक बिल बनाऊंगा। उस बिल के अंदर रायन का नाम, उसके ऑफिस का एड्रेस, कितने अमाउंट का वो गुड्स मुझसे उधार ले रहा है, कौन सी डेट पे वो मुझसे उधार ले रहा है, और कौन सी डेट पर वो मुझे पैसे वापस करेगा। तो मैं एक बिल बनाऊंगा, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिख दूंगा, ठीक है, और उस पे ले लूंगा रायन के साइन, यानी सिग्नेचर ले लूंगा, जिससे मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि भैया रायन ने मुझे इतना पैसा देना है। ठीक है, तो अब रायन ने उस बिल पे साइन किया और वो बिल मैंने अपने पास रख लिया ड्यू डेट तक, यानी 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, जितना भी टाइम पीरियड इसने मांगा। तो वो बिल मेरे लिए क्या बन गया? बिल रिसीव एबल। यहाँ पे इसका नाम रिसीव एबल क्यों पड़ा? क्योंकि अभी पैसा मिला नहीं है, अभी पैसा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिलेगा। ठीक है, तो डेट इज बिल्स रिसीवेबल। अब सीधी सी बात है, इसका इफेक्ट क्या होगा? हमेशा याद रखना, जो हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है ना बेटा, वो हमारी एसेट होता है। सर कैसे? अभी तो बताया, पैसा मिलना है, जिस चीज़ से भी पैसा मिलना हो एसेट है। एसेट में कॉलम बनेगा बिल रिसीवेबल के नाम से, एसेट प्लस दूसरा, आपने क्या बेचा रायन को? गुड्स। तो यहाँ पे गुड्स जो है वो हमारा स्टॉक होता है, और स्टॉक हो गया माइनस, यानी एसेट हमारी हो गई कम। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, सर यहाँ पे नाम आया है तो रायन डेटर नहीं बनाना चाहिए था आपको? बेटा जब बिल आ जाता है ना, अगर रायन बिल नहीं देता, अगर लैंग्वेज सिर्फ इतनी होती, सोल्ड गुड्स टू रायन, इतनी लैंग्वेज होती, तो यहाँ पे डेटर बन जाता रायन हमारा। बट रायन कह रहा है भैया मैं बिल दे रहा हूँ आपको, तो अब हमारा डेटर रायन नहीं है, अब कौन है हमारा डेटर? बिल रिसीवेबल। पैसा रायन से नहीं, पैसा किससे लेना है? बिल से। तो याद रखना हमेशा, अगर बिल आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, तो यहाँ पे कोई डेटर नहीं बनता, यहाँ पे किसका नाम आता है? बिल रिसीवेबल का। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपने अकाउंट्स का 1, 2, 3 पढ़ना शुरू किया है, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 99 और 100 वाली बातें।
तो वहाँ तक पहुँचोगे तो आपको बहुत नॉलेज हो चुका होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना भी सुनते जाओ, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पर कह रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत 40,000, एक्सेप्टेड बिल फॉर द सेम अमाउंट। अब एक बात बताओ, हमने गुड्स परचेज किया है अमृत से 40,000 रुपये का, है ना। तो अमृत को हमने पैसे देने होंगे। अब हम पैसे देने की जगह क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल। मतलब मेरे को अमृत से गुड्स चाहिए था, मैंने उसको कहा कि भैया मेरे को गुड्स चाहिए 2 महीने के लिए, मैं आपको पैसे 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है। तो अमृत ने कहा भैया इसका प्रूफ क्या होगा? मैंने कहा बिल बना दो। तो अमृत ने एक बिल बनाया, उस पर वही सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया था आपको, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, अमाउंट, डेट, किस डेट पे उधार लिया मैंने और किस डेट पे पैसा दूंगा, ये सारा अमृत ने एक बिल बनाया और उस पे मेरे क्या ले लिए? सिग्नेचर। मैंने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कि भैया बिल में जो भी अमृत लिख रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे अमृत को 2 महीने बाद 40,000 रुपये लौटाने हैं। तो अमृत ने मेरे ऊपर एक बिल बना दिया। समझ आती है बात? तो जैसे यहाँ पे ऊपर बिल रिसीवेबल था, ठीक है, यहाँ पे बिल रिसीवेबल था गुड्स बेचने पे, तो गुड्स खरीदने पे बिल्स पेएबल होता है कि हमें अभी पैसा देना है। तो यहाँ पे अगर इफेक्ट दिखाऊं तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो सीधी सी बात है, पहला तो स्टॉक तो प्लस होगा, यानी मेरी एसेट बढ़ेगी। दूसरा इफेक्ट जो है मेरी लायबिलिटी पे पड़ेगा, क्योंकि मैं उधार पे गुड्स ले रहा हूँ, वो भी अमृत से, और लेकिन अमृत ने क्या एक्सेप्ट करवाया है मुझसे? बिल। यानी कि उसने बिल पे साइन करवा लिए, यानी कि मुझे पैसा देना है बिल्स पेबल पर। मेरे लिए क्या बन गया? ये एक लायबिलिटी, क्योंकि मैंने बिल पे साइन कर दिया, अब मेरे लिए वो हो गया बिल्स पेएबल। मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है आपके लिए? एक इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है आपके लिए? एक बिल्स पेएबल है। और बिजली वालों के लिए क्या है? वो बिल्स रिसीवेबल है। आपके लिए पेएबल क्यों है? क्या जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसी दिन भरना होता है? नहीं ना, आपको 2-3 दिन ड्यू डेट मिलती है ना, कि 3 दिन बाद देना है या फिर 10 दिन बाद देना है। तो वो आपके लिए बिल्स पेएबल, कि पैसा बिजली का बिल अभी भरना है, एबल है, भरना है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। और बिजली वालों के लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है, क्योंकि उसमें उनको पैसा अभी मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, मैंने अमृत से गुड्स खरीदे और मैंने एक बिल पे उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया पेमेंट मैं अभी नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। तो उसने एक बिल पे मेरे से साइन करवा लिए, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी जो है यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि पैसा मैंने अभी देना है, और स्टॉक भी बढ़ गया क्योंकि मैंने उससे उधार में गुड्स खरीदा है, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ तो बेटा अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो अभी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। कह रहे प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले मान्या कमेंस बिजनेस विद कैश 7 लाख, बैंक 10 लाख, बिल्डिंग 5 लाख। मान्या ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पास पैसा रखा था, उसने पैसा इन्वेस्ट किया 7 लाख, उसके बैंक में, यानी जो उसने पैसा, ये भी बैंक वाला भी बिजनेस में लगाया 10 लाख, और बिल्डिंग भी बिजनेस में लगाई यानी 5 लाख। तो इसका इफेक्ट ये सबको ही पता है। नीचे देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने पूरा बना लिया है। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन आपको मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, तो ट्रांजैक्शन आप लोग लिख सकते हैं खुद, ठीक है। मैं ट्रांजैक्शन को स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों के स्कूलों में ये ट्रांजैक्शन का कॉलम ही हटा देते हैं, तो वो जैसा स्कूल में करवाया जाए आप वैसा ही करना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्किप करके सबसे पहले वही सेम लिखते हैं ना, कमेंस बिजनेस विद कैश, बैंक एंड बिल्डिंग। लिखने के बाद कैश में 7 लाख, कैश का कॉलम बना, बैंक का कॉलम बना, मैंने क्या कहा था, बैंक भी हमारी एक एसेट है, बैंक का कॉलम बना कितना, 10 लाख, बिल्डिंग भी हमारी एक एसेट है 5 लाख। ये स्टॉक का भी मत बनाना, ये आगे बनाएंगे, आगे इसका एक टॉपिक आएगा, आगे इसकी एक ट्रांजैक्शन आएगी, तब के लिए ये। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, कैश 7 लाख, बैंक 10 लाख, बिल्डिंग 5 लाख, इन सबको टोटल करो और सीधा कैपिटल कितने से बढ़ गई आपकी, 22 लैक्स, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन हमारी खत्म। अब ऊपर दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, कह रहे परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा है और पेमेंट इस बार पैसा जो दे रहे हैं वो चेक से दे रहे हैं। चेक का मतलब क्या होता है, बैंक में से पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे देखो सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे आप लिख लोगे परचेज गुड्स, कैश में से तो माइनस होगा नहीं 1 लाख, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो 1 लाख जो माइनस होगा वो होगा बैंक में से। बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो स्टॉक है वो कितने से इंक्रीज करेगा, ₹1 लाख।
लायबिलिटी कुछ है नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, प्रॉफिट और लॉस हुआ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बनाते हैं न्यू इक्वेशन। तो बेटा ये हमने अपनी बना लिया न्यू इक्वेशन। अब इसका थर्ड पॉइंट देखो ऊपर, कह रहे परचेज गुड्स ₹90,000 बाय कैश एंड ₹10,000 ऑन क्रेडिट बाय सप्लायर। हमने गुड्स खरीदा 90,000 रुपये तो कैश में खरीदा है और 10,000 रुपये क्रेडिट में खरीदा है सप्लायर से। टोटल गुड्स जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 90 प्लस 10, 1 लाख का। ठीक है, तो नीचे देखो इसका इफेक्ट, ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हैं खुद। तो यहाँ पे देखो कैश में से 90,000 माइनस, स्टॉक में 1 लाख प्लस, और लायबिलिटी में किसका कॉलम बनेगा, क्रेडिटर का, उसमें 10,000, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, टोटल स्टॉक हमारे पास 1 लाख का आया, जिसमें से 90,000 रुपये हमने कैश में परचेज किया था और 10,000 रुपये हमने उधार खरीदा था सप्लायर से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये अब होता है हमारा थर्ड पॉइंट भी खत्म। फिर दोबारा से क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। रुक जाओ। ठीक है बेटा, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब पढ़िए फोर्थ पॉइंट इसका, देखिए ऊपर फोर्थ पॉइंट कह रहे रेंट आउटस्टैंडिंग ₹40,000, 40,000 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वर्ड मैंने किसके साथ बोला था, एक्सपेंसेस के साथ। यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमने उस बिल्डिंग में रह चुके हैं लेकिन अभी हमने उसका रेंट नहीं दिया, ड्यू है, पे करना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट, यहाँ पे आप मैंने क्या लिखा है इक्वेशन में, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, किस नाम से, रेंट आउटस्टैंडिंग। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इतना बड़ा नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। तो लायबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम प्लस करेंगे 40,000 रुपीज़। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, देना तो पड़ेगा ना। तो दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, कैपिटल में से रेंट को हम कर देंगे माइनस, क्योंकि रेंट हम यूज़ कर चुके हैं, बिल्डिंग को रह चुके हैं, उसमें सर्विस हम ले चुके हैं, लेकिन बस पैसा नहीं दिया, देना तो पड़ेगा फ्यूचर में, इसलिए वो लॉस है, हम उसको क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट। तो बेटा देखो इसका फिफ्थ पॉइंट, कैश सेल्स फॉर द मंथ ₹1 लाख। अब इस लैंग्वेज में बच्चे परेशान होते हैं, कैश सेल्स फॉर द मंथ, ये लैंग्वेज आ जाती है ना बच्चे, सर ये क्या है बेटा, हमें इस फॉर द मंथ, फॉर द डे, उससे हमें मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि हमारा जो गुड्स बिका है वो कैश में बिका है, सेल हुई है फॉर द मंथ, 1 महीने की। तो हमें सेल रिकॉर्ड करने से मतलब है। बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे वो 2 दिन की हो, चाहे वो 1 महीने की हो। ठीक है, हमें रिकॉर्ड करने पड़ती है। तो कह रहे हैं पूरे महीने की जो हमारी सेल है वो कितने की हुई है, 1 लाख रुपए की, कैश में हुई है। ठीक है, तो अब इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल किसकी हुई है, सेल्स वर्ड किसके साथ आता है, मैंने क्या कहा था, गुड्स के साथ। यहाँ पे कैश सेल्स का मतलब हुआ कि गुड्स हमने कैश में बेचा है। ठीक है, 1 लाख रुपए का। तो इसका इफेक्ट देखो नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने आप से लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन कुछ भी, कैश सेल्स। तो कैश में अगर सेल किया तो 1 लाख रुपए, पहले तो कैश बढ़ा दो, 1 लाख कैश में, प्लस बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चेक नहीं आया, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, स्टॉक जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा कितने से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अब इसकी क्या बनेगी दोबारा से, न्यू इक्वेशन। तो बेटा न्यू इक्वेशन देख लो एक बार, इसमें प्लस हुआ 7,10,000, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक माइनस हुआ क्योंकि स्टॉक हम बेच रहे हैं, है ना। लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट हुआ, लायबिलिटी ऑलरेडी पहले क्रेडिटर की थी 10,000 और उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग 40,000, तो वहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। तो नीचे वही 10, वही 40,000, और कैपिटल पे कितना, वही सेम, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो 21,60,000। ठीक है, अब 6 पॉइंट देखो बेटा, कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट आपको मिला है, लेकिन किस में मिला है, एडवांस में इंटरेस्ट मिला है। फिर इंटरेस्ट मिलना क्या है, इनकम मिलना, इनकम आपको मिल गई एडवांस में। तो मैंने क्या कहा था, एडवांस इनकम आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी, और एडवांस में क्या मिल रहा है, पैसा। क्यों है लायबिलिटी, क्योंकि अभी आपने काम नहीं किया, आपको इंटरेस्ट पहले ही दे दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपये। तो इसको अब नीचे कैसे शो करेंगे वो देखो, ट्रांजेक्शन आप लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। फिर उसके बाद एडवांस में हमें मिला है कैश, तो पहले तो हम कैश को बढ़ा देते हैं ₹10,000 से। बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि चेक नहीं है, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, स्पेस कम हो गया मेरे पास, इसलिए मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ एक कॉलम। उस कॉलम का नाम हम क्या रखेंगे, एडवांस इंटरेस्ट।
ठीक है, ये मैंने बहुत छोटा लिखा है बट मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने क्या लिखा है, एडवांस इंटरेस्ट का एक कॉलम बनाया और वहाँ पे यहाँ पे भी ज़ीरो इफेक्ट, यहाँ पे भी ज़ीरो इफेक्ट। एडवांस इंटरेस्ट पे मैंने कितना बढ़ा दिया, ₹10,000, और कैपिटल पे भी ज़ीरो इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो अब इसकी दोबारा से क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। बेटा देखो 7th पॉइंट में कह रहा है रेंट पेड इन एडवांस 30,000। हमने रेंट पे किया है, एडवांस में पे किया है, कितना पे किया है, ₹30,000। अब रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, लेकिन कैसे, एडवांस में पे कर रहे हैं, है ना। रेंट पे कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है रेंट देना, लेकिन हम दे रहे हैं एडवांस, यानी कि ये हो गया प्रीपेड, पहले पे करना, एडवांस का मतलब। तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट, और रेंट पेड कर रहे हैं एडवांस में, किस में, पैसों में, तो कैश भी हमारा कम हो रहा है। तो पहले देखिए नीचे सॉल्यूशन में, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस, सॉरी यहाँ पे 7th पॉइंट में रेंट पेड इन एडवांस। फिर उसके बाद कैश में से आप माइनस कर दीजिए, हम पे कर रहे हैं ₹30,000, तो 30,000 मैंने कैश में से माइनस कर दिया। इफेक्ट बैंक पे कोई नहीं पड़ा, बिल्डिंग पे कोई नहीं पड़ा, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कॉलम ज़रूर ऐड हो जाएगा, किस नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से। तो प्रीपेड रेंट के नाम से एक कॉलम ऐड हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट यहाँ पर कितने का है, ₹30,000। अगर आपने, मैंने बताया था रेंट यानी कोई भी खर्चा अगर आप एडवांस में देते हो, सर्विस नहीं लेते हो, तो वो पैसा आप वापस ले सकते हो, मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रीपेड को क्या मानते हैं, अपनी एक एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, ना ही कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या बना लेते हैं, न्यू इक्वेशन। तो बेटा अब बेटा देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं, कमीशन अर्नड, इनकम आप कमीशन अर्न, पैसा कमा चुके हो, अर्न का मतलब कमाना, तो पैसा आप कमा चुके हो बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक आपको वो कैश मिला नहीं है। आप कमीशन अर्न कर चुके हो, कमा चुके हो, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। कौन सी इनकम है ये, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कितने की है, ₹5,000। तो कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अब कमीशन इनकम है, इनकम का इफेक्ट मैंने बताया था, कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्योंकि कमा चुके हैं और अभी तक मिली नहीं है, पैसा मिलना है, तो ये क्या है, हमारी एसेट। तो यहाँ पर देखिए नीचे ज़रा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस ख़त्म हो चुका है, तो मैं एक काम करूँगा, वैसे आपको 2 लाइनें छोड़नी है, मैंने 1 लाइन ही छोड़ी है, 2 लाइनें छोड़नी है आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एरो डाल रहा हूँ और ये चीज़ मैं ऊपर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, किस नाम से, एक्रूड कमीशन के नाम से। तो एक्रूड कमीशन का एक कॉलम मैंने बना लिया है। ठीक है बेटा, तो अब इसका नीचे इफेक्ट मैं शो करूँगा अगर, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग पे नहीं, स्टॉक पे नहीं, प्रीपेड पे नहीं, बस एक्रूड कमीशन यहाँ पे प्लस कर दूंगा मैं, कितने रुपए, ₹5,000। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कैपिटल में इनकम प्लस होती है क्योंकि इनकम हमारा एक तरह से प्रॉफिट है और हम कमा तो चुके हैं, तो कैपिटल हमारी प्लस हो गई ₹5,000 से। इसके अलावा कोई और इफेक्ट इसका नहीं आएगा। तो इसकी न्यू इक्वेशन देखो। अब बेटा एक बात, ये लास्ट हमारी फाइनल न्यू इक्वेशन है, बट ये मैंने बना दिया है वर्टिकल में, आपको हॉरिजॉन्टल में बनाना है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा हुई है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अमाउंट। तो यहाँ पे जब हमने फाइनल इक्वेशन बनाई है तो कैश का अमाउंट लास्ट हमारे पास 6,90,000 बचा है और बैंक 9 लाख बचा है, और उसके बाद बिल्डिंग 5 लाख है, स्टॉक हमारे पास 1 लाख बचा है, स्टॉक के बाद है प्रीपेड रेंट हमारे पास 30,000 है, और एक्रूड कमीशन का जो ऊपर मैंने कॉलम बनाया है एक्रूड कमीशन का, वो कितना है 5,000, इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ में हमारे पास 3 है, क्रेडिटर, रेंट आउटस्टैंडिंग और एडवांस इंटरेस्ट। तो क्रेडिटर्स भी हमारे पास कितना है 10,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 40,000। तो एडवांस इंटरेस्ट देखो ऊपर, एडवांस इंटरेस्ट का कॉलम बनाया मैंने, तो एडवांस इंटरेस्ट है हमारे पास 10,000। ठीक है, लास्ट में कैपिटल जो थी, कैपिटल में हमने 5,000 एक्रूड का जो भी है हमारा एक्रूड कमीशन का मैंने ऐड किया 5,000 क्योंकि वो मेरी इनकम है। तो मैंने 21,60,000 में मैंने कितना प्लस किया 5,000, तो कैपिटल मेरी कितनी है यहाँ पे 21,65,000 रुपीज़। अब जब मैं इन दोनों साइड का टोटल करूँगा तो 22,25,000 आ रहा है मेरा एसेट,
और लायबिलिटी और कैपिटल कितना आ रहा है 22,25,000। तो दोनों साइड है मेरी इक्वल, तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म।